तो नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं और हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे प्लांट और एनिमल को अपनी डेली लाइफ में देखा होगा। ठीक है, पर कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होंगे कि हम उनको सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब। ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बोला जाता है जो बहुत छोटे होते हैं और उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल है। आपने देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है कि जो ब्रेड होता है, ठीक है, जो ब्रेड होता है उसके ऊपर आपको कुछ काले और सफ़ेद रंग के जो धब्बे होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रेइश वाइट पैचेस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इन पैचेस को, इन धब्बों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन पैचेस को माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत टाइनी, मतलब बहुत छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। बहुत छोटे होंगे पर काले और गोल टाइप के जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से ये स्ट्रक्चर आता है? फिर नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में फर्स्ट में क्या बोला है कि आपने एक बीकर लेना है। बीकर में आपने कुछ मिट्टी को डालना है। ठीक है, और उसके बाद पानी डाल देना है। ठीक है, जैसे ही पानी डाल दोगे तो आपने क्या करना है, इसको अनडिस्टर्ब कुछ टाइम तक रखना है। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर क्या होगा, पानी होगा। तो आपने उस पानी की जो है वो एक बूंद लेनी है और उस बूंद को आपने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। तो जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा वो फिर आपको बताना है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आपने क्या करना है, एक तालाब है, वहाँ से कुछ पानी की बूंदें लेनी है और एक ग्लास स्लाइड होती है, मतलब कांच का एक टुकड़ा होता है छोटा सा, उसके ऊपर आपने पानी की बूंदें रखनी है और उसको फिर आपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। तो क्या जब ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हिलते हुए दिखाई दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हमने की वो ये बताती है कि पानी और मिट्टी, ठीक है, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, पर ये सभी के सभी जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम बिना किसी मदद से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी ना किसी डिवाइस की एड लेनी पड़ती है। एड मतलब हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो कौन सा डिवाइस होता है उसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि जो फंगस है, ठीक है, वो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है और उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। पर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई देते हैं उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, ये कुछ आपको इमेजेस में देखने को मिल जाएंगे अभी। फिर नेक्स्ट आता है वायरस। ठीक है, जो वायरस है वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, पर ये सभी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ही डिफरेंट होता है। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही होता है पर ये बहुत डिफरेंट हो जाता है उनसे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वायरस है, ठीक है, अगर वायरस ने रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसको किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो सेल होगा उसके अंदर जाके वो रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मतलब वायरसेस क्या है, उनको रिप्रोड्यूस होने के लिए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वायरसेस डेवलप हो सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ कॉमन सी बीमारियां होती हैं जो वायरसेस की वजह से होती है, जैसे कि कोल्ड होता है, जैसे बुखार आता है, फ्लू, या फिर जैसे खांसी आती है। ठीक है, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये कॉमन सी हैं पर जो कि वायरसेस के थ्रू होती हैं। पर वायरसेस क्या करते हैं, कुछ जो खतरनाक बीमारियां हैं वो भी
वायरसेस की वजह से हो जाती हैं, जैसे कि पोलियो या फिर चिकन पॉक्स जो होते हैं, ये भी बीमारियां जो है वो वायरसेस की वजह से होती हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो वायरसेस हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए कोई एंटीबायोटिक बनी ही नहीं है, ठीक है। हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं, जैसे बुखार के टाइम पे हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं, वो एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमारे बॉडी को इन वायरसेस से बचाता है। मतलब हमारी बॉडी में भी सोल्जर्स होते हैं जो कि वायरसेस को ख़त्म करते हैं। तो जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो उन सोल्जर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो जिसकी मदद से जो वो हैं वो वायरसेस को ख़त्म कर देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डायसेंट्री और मलेरिया। मतलब ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिनको कि प्रोटोजोआ करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की वजह से डायसेंट्री और मलेरिया टाइप की कुछ बीमारियां हैं वो होती हैं। फिर आता है कि बैक्टीरिया की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलोसिस, ये टीबी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ट्यूबरक्यूलोसिस और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। बाकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा। तो ये कुछ इमेजेस हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एल्गी, ठीक है। एल्गी में स्पिरोगेरा और क्लेमिडोमोनस, ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एल्गी कैटेगरी में आते हैं। फिर अमीबा पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ में आते हैं, और फंजाई में आते हैं ब्रेड मोल्ड, पेंसिली, एस्पेरगिलस, ठीक है, ये सारे के सारे फंजाई कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे वायरसेस की भी कुछ यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब सिंगल सेल्ड क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने हो, जिसका बेस्ट एग्जांपल था अमीबा, ठीक है, एंड पैरामीशियम, जो कि एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बना होगा एक से ज़्यादा सेल से, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है। तो ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से और टिश्यू बनता है बहुत सारे सेल से, ठीक है। तो इसलिए हम उनको मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी तरह के एनवायरनमेंट कंडीशंस में रह सकते हैं। जैसे कि बहुत ठंड से, जहाँ पे बहुत ठंड होगी वहाँ पे भी रह सकते हैं, और जहाँ पे बहुत गर्मी होगी वहाँ पे भी रह सकते हैं। यहाँ तक कि डेजर्ट, रेगिस्तान से लेके जो मार्शी लैंड्स होते हैं, मतलब जहाँ पे दलदल होती है, वहाँ भी ये रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एनिमल्स और ह्यूमन इनकी बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वायरसेस थे, ठीक है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो एनवायरनमेंट में फ्री तरीके से, मतलब फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं।